हेलो दोस्तों। सरकार का बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया है क्रिप्टो करेंसी को लेके, और पूरी चर्चा को जानने के लिए आइए हम आपको लेके चलते हैं सीएनबीसी आवाज के पेज पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपसे बहुत ही सरल भाषा में 2-3 सवाल पूछता हूं, और लक्ष्मण जी आपको अगर कुछ लगे ऐड करना तो आप प्लीज उसमें जुड़िएगा। ये जो करेंसीज की बात हो रही है क्रिप्टो लेवल पर, हर्षिता जी आपको क्या लगता है ये रूपरेखा जो लक्ष्मण जी ने फिलहाल हमारे सामने प्रस्तुत की है कि जो बड़ी करेंसीज हैं जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम, क्या इन पे भी बैन लगेगा? अब जैसे लक्ष्मण कह रहे हैं तो डर यही है, पर इसमें आपको एक चीज समझनी है शैल, और मैं उसी बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रही थी जब लक्ष्मण से बातचीत कर रहे थे कि कुछ होते हैं ये एथीरियम बिटकॉइन जैसी जो क्रिप्टो टोकन्स हैं वो लार्जली पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क पर बने हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजैक्शंस इन नेटवर्क पर ट्रेसेबल हैं, कुछ हद तक जो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व्ड है उनको एनोनिमिटी देते हैं। ये पब्लिक ब्लॉकचेन पर बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। दूसरी तरफ कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो प्राइवेट ब्लॉकचेन जिसे हम कहते हैं या फिर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, ये पब्लिक ब्लॉकचेन का आधार लेते हैं लेकिन यूजर्स को पूरी तरह से एनोनिमस रखते हैं। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी समस्या है भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए और सरकार के लिए कि ये आपको पता नहीं कि इसके पीछे का ओनर क्या है। ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड है लेकिन ये नहीं पता कि बेचा किसने और खरीदा किसने। इसीलिए क्योंकि लक्ष्मण बार बार प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बोल रहे हैं तो ये क्लैरिटी आरबीआई की तरफ से आनी है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में कौन कौन सी करेंसीज आएंगी, कौन कौन से कॉइन्स या टोकन आएंगे। और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है इसमें बिटकॉइन और एथीरियम पर किसी तरह की रोक नहीं लगनी चाहिए। अच्छा चलिए, लक्ष्मण जी के पास भी कुछ अपडेट है। लक्ष्मण जी बताइए क्या ब्रेकिंग न्यूज है? देखिए, इसमें जो है जो एग्जाम्पशन दिए गए हैं जिसको लेके हर्षदा थोड़े से ज़्यादा जागरूक हैं कि इसको आपको क्लैरिफाई करना चाहिए, तो बता दूं कि इसमें साफ तौर से लिखा गया है नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी और एनी अदर टेक्नोलॉजी अंडरलाइंग एनी क्रिप्टो करेंसी फॉर एनी लॉफुल एक्टिविटी। तो इस दो लाइन को समझिए, इस दोनों लाइन के जरिए सरकार एग्जाम्पशन देने का एक रास्ता खोल कर रखी है। हालांकि एग्जाम्पशन देने का अधिकार आरबीआई को होगा। जी, अब यहां पर गौरांग शाह साहब को जोड़ते हैं और चंदन तपड़िया साहब को। गौरांग जी पहले आपकी राय, क्या लगता है ये जो हमने रूपरेखा प्रस्तुत की है लक्ष्मण जी द्वारा, क्या यहां पर बैन आपको बिटकॉइन और इथेरियम पे लगता हुआ दिखता है या ये परे रहेंगे? शैल जी, मैं कब से इंतजार कर रहा था, मुझे 2 सवाल पूछने थे, लेकिन मेरे सवाल पूछने से पहले आपने जो सवाल पूछा है उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और मैं ये भी ब्लैंकेट डिस्क्लोजर देना चाहता हूं कि काफी समय से बहुत सारे लोग हमें ये क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह के बारे में पूछ रहे थे निवेश करने के लिए। हम एक ही जवाब देते थे कि जिस गली में जाना नहीं उसका पता क्यों पूछना। और मेरे तो जो सवाल हैं, अगर मंच पर उपस्थित महानुभावों में से कोई भी मुझे उसका जवाब दे तो मैं उनका आभारी रहूंगा। मेरे जो सवाल है वो है कि ये बिटकॉइन के पीछे रेगुलेटर कौन है, यानी कि इसके माता पिता कौन है। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो इजाफे हमने देखे हैं बिटकॉइन के दामों में, उसके पीछे क्या कारण है? कोई तर्क है, कोई बुनियादी तर्क है? इसकी वैल्यूएशन आप कैसे डिराइव करते हैं? मेरे 2 सवाल का जवाब दे देंगे तो मैं बहुत आभारी हूं। जी शाह साहब, यकीन जानिए इस सवाल के जवाब का तो पूरे का पूरा दुनिया लगा हुआ है ढूंढने के लिए और इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन इस तरीके से यहाँ पर स्पेकुलेशन है, हर्षिता जी ने डॉक्यूमेंट्री आपको एविडेंस दी कि 1.5 से 2 करोड़ भारतीय आपको क्रिप्टो में स्पेकुलेट और निवेश करते हुए दिखते हैं। अब चंदन जी को जोड़ते हैं। चंदन जी, आपकी 2 बातें। बिल्कुल, देखो पहली बात तो यह है कि आज गवर्नमेंट के डिसीजन के दौरान वजीरेक्स जो ऐप है जहाँ पे मेनली इंडियन क्रिप्टो का ट्रेड करते हैं, उस ऐप में क्रैश देखने को मिला है। इवन उस ऐप को हम काफी बार देख रहे थे कि ऐप में कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही थी और लगभग 1.5 मिलियन इंडियंस है वो क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं। तो क्रिप्टो देखिए एक रेगुलेटेड मार्केट नहीं है और काफी बट इंडियन सिटीजन्स और इंडियन ट्रेडर्स, नोविस ट्रेडर्स है, उनकी हैबिट है इन सब न्यू चीजों में ट्रेड करने के लिए। तो क्रिप्टो अब जिस हिसाब से गवर्नमेंट की डेफिनेशन आई है उस हिसाब से और जैसे कि गौरांग जी भी बात बता रहे थे कि इनके पीछे फंडामेंटली आधारभूत तथ्य क्या है,
तो वो आधारभूत तो तथ्य नहीं है, बट ये एक पूरा स्पेकुलेशंस का मूवमेंट है। लोग इसमें खरीदते हैं, बेचते हैं, किसी को फन के हिसाब से खरीदते हैं। तो मेरी यही सलाह रहेगी, जिनके पास क्रिप्टो है अपना पोजीशन रिड्यूस करें, कहीं ना कहीं इंडियन इक्विटी मार्केट की तरफ आइए। और आप देखोगे आज इस अनाउंसमेंट के बाद काफी सारे क्रिप्टो में एक क्रेश और डिक्लाइन देखने को मिला है। और मौका काफी देख के दोस्त चौका हैं मेरे- मार रहे हैं। आपने बहुत ही सही तरीके से कह दिया कि क्रिप्टो को छोड़िए, इंडियन इक्विटी में पैसा लगाइए। एक तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी, ये डिसीजन फाइनल नहीं है चंदन, ये प्रस्ताव है, यहाँ पर कुछ और विचार विमर्श होने वाला है। गौरांग, आपने कहा कि क्या फंडामेंटल आधार देखने को मिला है, तो क्रिप्टो के ग्लोबली यूज केसेस कई जगह पर बड़े हैं, इसीलिए हमने देखा उनकी डिमांड बढ़ी। लार्जली जो प्राइस एक्शन देखने को मिला है वो डिमांड सप्लाई के आधार पर ही है। हाँ, हमारे लिए बहुत नया है और शायद इसको और एक्सप्लोर करने की जरूरत है। रेगुलेशन की बात आपको याद होगा, पार्लियामेंट्री पैनल ने भी उठाई थी। उन्होंने साफ कहा था कि इस पर रोक नहीं लगनी है, इसको रेगुलेट किया जाएगा। और रेगुलेशन के लिए ही शायद, जैसे लक्ष्मण कह रहे हैं, वो नियम सामने निकल कर आए हैं। दूसरी बात, इसके लिए भारत में रेगुलेटर आएगा, लेकिन इस बात पर विवाद है कि यह सेबी के अंतर्गत आएगा या फिर कोई और अलग से रेगुलेटर होगा जो आरबीआई को रिपोर्ट करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन लेजर टेक्नोलॉजी, जो लक्ष्मण ने कहा, डिस्ट्रीब्यूशन लेजर टेक्नोलॉजी पर कोई भी अगर एसेट या फिर क्रिप्टो आधारित है, वहां पर छूट मिलेगी। ये मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी। डीएलटी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं दूसरे शब्दों में, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सबसे पहले बिटकॉइन ने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो उस लिहाज से अब ये थोड़े थोड़े क्लूज जिक्सॉ पजल में बैठ रहे हैं। शायद बिटकॉइन एंड मैं होप कर रही हूँ इथेरियम को राहत मिलेगी। जो चिंता करने वाली बात है, अगर आपने शिबू कॉइन, डोज कॉइन जैसे प्रोडक्ट्स ले रखे हैं तो वहां पर हाँ गड़बड़ हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी को लेकर जो हसदा ने कहा है, उसमें बता दूं उसके डेफिनेशन भी इसमें दिया गया है। कहा गया कोई भी ट्रांजैक्शन और डेटा जो रिकॉर्ड किया जाता है, शेयर किया जाता है और मल्टीपल डेटा स्टोर के साथ सिंक होता है, उस तरह के टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पे पाबंदी नहीं लगाएंगे। और मुझे लगता है हसदा ने को बहुत ही महत्वपूर्ण बात की जिसका ध्यान रखना चाहिए, ये बिल है और चूंकि काफ़ी लोग इसमें निवेश किए हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हूबहू यही बिल पारित हो जाए। ये बिल संसद में पेश होगा, अगर हुआ तो ये स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा, वहां से फिर सुझाव आएंगे, फिर जाकर इसको सरकार हो सकता है आगे अमल में लाए। तो अभी थोड़ा सा लंबा सफर तय करना है, इसमें थोड़े बहुत बदलाव भी हो सकते हैं, डिस्क्लेमर दे दूं मैं। ध्यान दीजिए, ये प्रस्ताव है जो सरकार पार्लियामेंट में रखेगी, उसके बाद बहुत बहस होगी और यहाँ के जो रूपरेखा है, अक्सर हम लोगों ने देखा है पिछले 25-30 साल में कि जो बिल पेश किया जाता है उसमें काफी फेरबदल के बाद वो पास होता है। क्या वो फेरबदल होगी ये तो पार्लियामेंट में ही आपको पता चलेगा। लेकिन इस सत्र में 26 बिलों में से जो 2 अहम बिल्स हैं, उनमें से एक है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने के लिए और दूसरा इस क्रिप्टो करेंसी का जो बढ़ता हुआ बाजार है और जहां पर आप बहुत जबरदस्त स्पेकुलेशन देख रहे हैं, उसको कंट्रोल या मैनेज या रेगुलेट करने के लिए सरकार कुछ ठोस कदम उठाती हुई दिख रही है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रोएक्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के नाम का पेज है और नए नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप रूबरू रहें नए और लेटेस्ट न्यूज के बारे में। थैंक यू दोस्तों, लव यू, बाय बाय।